Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will know about the financing decisions and the factor that will affect the financing decisions. Right? So first we will know about the financing decisions. Key financing decisions होते क्या हैं? See, these decisions are mainly related to the funds. किससे रिलेट करते हैं? फंड से. अब फंड्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है. अगर किसी भी बिजनेस को रन करना है या फिर उसको ग्रो करना है तो उसके लिए क्या है कि कंपनी के पास रिक्वायर्ड और वी कैन से प्रॉपर फंड्स होने चाहिए. ठीक है, तो जो भी डिसीजंस रिलेट करते हैं कि फंड्स कैसे अरेंज करेगी कंपनी, कहाँ कहाँ से फंड्स अरेंज करेगी और कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी हर फंड्स को अरेंज करने में, दैट विल कम अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजंस. राइट, so we can say these decisions are related to the determination of source of finance. source of finance का मतलब कि कंपनी फंड्स कहाँ से रेज करेगी, पैसा कहाँ से आएगा कंपनी के पास. अब वो कहाँ से आएगा तो उसके दो सोर्सेज है कंपनी के पास. पहला विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी फंड्स भी बोलते हैं, ओनर्स फंड भी बोलते हैं. राइट, एंड सेकेंड इज व्हाट, बोरोड फंड्स. ठीक है, अब ये क्या होते हैं? पहला है आपका शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि कंपनी क्या करेगी, अपनी जो सिक्योरिटीज है, इट मीन जो भी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या फिर इक्विटी शेयर्स है, मार्केट में पब्लिक को इश्यू करेगी और उसके बिहाफ पे पब्लिक से कैपिटल रेज करेगी. राइट, तो ये क्या हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड. अब एज वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ओनर्स भी कहते हैं कंपनी के. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ओनर्स फंड, कि ओनर का पैसा है. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आ गई, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. और क्या है, सेकेंड ऑप्शन है रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन मतलब बचा के रखना. तो सिंपली प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने एक तरीके से रिटेन करके रखा है, बचा के रखा है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस. अगर उसे फ्यूचर में कोई एक्सपेंस करने हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ रिटेन अर्निंग उसको कर सकती है. तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को कितना पार्ट प्रॉफिट का एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना और कितना रिटेन करके रखना है. बट ये है पैसा किसका? शेयर होल्डर्स का ही पैसा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर द शेयर होल्डर्स फंड. तो इसमें कौन कौन से आ गए? शेयर होल्डर्स फंड में कैसे रेज कर सकती है? पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू करके, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके, या फिर रिटेन अर्निंग के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल आ सकती है कंपनी के पास. सेकेंड ऑप्शन है बोरोड फंड्स. बोरो मतलब उधार लेना. तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उधार लेती है. किससे ले सकती है? पब्लिक से ले सकती है. पब्लिक से लेगी तो क्या इश्यू करेगी? डिबेंचर्स इश्यू करेगी मार्केट में पब्लिक को. तो विद द हेल्प ऑफ इश्यूइंग इट्स डिबेंचर्स कंपनी फंड्स रेज कर सकती है. सेकेंड, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कॉर्पोरेट बॉडी से, अदर कंपनी से क्या कर सकती है, कैपिटल लोन ले सकती है. ठीक है, और फंड्स अरेंज कर सकती है. तो सेकेंड ऑप्शन इज अदर लोन्स लाइक फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सो ये ऑप्शंस किस में आएंगे? आपके बोरोड फंड्स में. अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं दे आर लेस रिस्की. इनमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है बिकॉज शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा. अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी कि उन्हें डिविडेंड देना ही देना है. तो इसमें रिस्क क्या है, कम होता है. बट इन द केस ऑफ बोरोड फंड्स जो रिस्क होता है दैट विल बी हाई, बिकॉज उनको क्योंकि लोन लिया है उनसे, तो उन्हें हमें कंपनी हैज टू पे. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी देना है, साथ के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है. तो इट मीन्स दैट इज मोर रिस्की, इट हैज मोर रिस्क इन्वॉल्व. राइट, सो इस दो तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, फंड्स को रेज कर सकती है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. नाउ सेकेंड इज, अब अरेंज तो कर लिया पैसा, अब कितना कितना किससे करना है. इट मीन्स कंपनी ने जो कैपिटल रेज करी है उसमें कितना अमाउंट इक्विटी से, इट मीन्स वी कैन से शेयर होल्डर्स फंड से आएगा, और कितना अमाउंट डेट के थ्रू आएगा यानी बोरोड फंड से आएगा. तो ये डिसाइड करना भी किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर. एंड लास्ट है यहाँ पे कि ये देखना कि हर सोर्स में कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है. राइट, जब भी कंपनी फंड्स रेज करती है तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट भी लगती है, कंपनी को कॉस्ट लगती है, जैसे कि आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई. ठीक है, तो ये पूरा देखना कि हर
सोर्स में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद डिसाइड करना कि कितना परसेंट किस सोर्स के थ्रू लेना है, राइट? सो दिस विल कम अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट? नाउ वी विल नो अबाउट द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका कॉस्ट। एज आई हैव सेड कि कॉस्ट मतलब हर सोर्स में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज कंपनी डेट के थ्रू बोरोड फंड से पैसा ले रही है, कैपिटल जो रेज कर रही है वो बोरोड फंड्स के थ्रू रेज कर रही है, तो कंपनी ये देखेगी ना कि उसे कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज वेरी हाई, कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ये भी पता है कंपनी को दैट कंपनी हैज टू पे कंपनी हैज टू पे एट एनी कॉस्ट, कंपनी को पे करना ही करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी करना है, इंटरेस्ट भी करना है, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में कंपनी क्या प्रेफर करेगी? इक्विटी प्रेफर करेगी या फिर शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू कैपिटल रेज करेगी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो मेनली वी कैन से दैट द कंपनी शुड ऑप्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो भी चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस का उसको ऑप्ट करना चाहिए कंपनी को, राइट? नाउ सेकेंड इज रिस्क। रिस्क इज व्हाट, कि अब कोई भी फंड्स अगर कंपनी रेस कर रही है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे मेनली दो तरीके के रिस्क है। पहला होता है बिजनेस रिस्क और वी कैन से ऑपरेटिंग रिस्क, एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क। तो कंपनी जब भी कैपिटल रेस करती है डिफरेंट सोर्सेज से, तो उन्हें इन दोनों रिस्क को एनालिसिस करना होता है पहले से। अब ये क्या होता है, बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क सिंपल है कि ऐसा रिस्क जो कि बिजनेस को करते वक्त, बिजनेस एक्टिविटी को रन करते वक्त कंपनी को हो सकता है। जैसे कि ये नहीं पता कंपनी को कि कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दैट इज अनसर्टेन। ये तो नहीं पता होता कंपनी को पहले से कि प्रॉफिट होगा ही होगा या लॉस होगा। सो बट कुछ ऐसे अमाउंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं दैट आर फिक्स्ड, कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कंपनी को ये पे करने ही करने हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त जो भी ऐसे चार्जेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जैसे कि आपका जैसे लाइटिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही करना है, ठीक है, या फिर आपका सैलरीज है, ये सब क्या है, एक तरीके से जो फिक्स्ड आपके चार्जेस हैं उनको देखना। तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क, जो कि आपके बिजनेस को रन करते वक्त हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, दैट इज मेनली रिलेटेड टू द डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, द रिस्क दैट आर रिलेटेड टू द डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट मीन्स कि कंपनी ने जो भी पैसा डेट के थ्रू लिया था, ठीक है, उसको पे करना ही करना है। एनी हाउ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होना है, पे करना ही करना है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व है ना, कि भाई सपोज अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ तो भी उन्हें वो पैसा रिटर्न करना ही है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क, जो भी डेट ऑब्लिगेशंस है उनको पे करते हुए जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल रिस्क। तो इन दोनों रिस्क को ध्यान में रखते हुए कि कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है हर फैक्टर में, हर सोर्स में, फिर डिसाइड करना कि कितना कितना फंड्स रेज करना है हर सोर्स से। सो दैट इज द रिस्क, ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है तो उस टाइम इशू करते हुए क्या होती है, कॉस्ट लगती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, दैट विल बी नोन एज द फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशंस, ठीक है। ये क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सपोज अंडर राइटर को उन्होंने बोल दिया कि आप, जैसे बैंक्स हो गया कुछ, कि उन कंपनी के बिहाफ में वो सिक्योरिटीज को क्या करेगी, एक तरीके से सेल करेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उन्हें कमीशन, कंपनी को कमीशन पे करना पड़ेगा अंडर राइटर को। तो ये क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, सिक्योरिटीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो इट मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी को ये ध्यान में रखना कि हर सिक्योरिटी में कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है, और कंपनी को क्या ऑप्ट करना चाहिए, वो ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए जिसके अंदर लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मतलब उन्हें कम से कम एक तरीके से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, राइट। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। देन फोर्थ इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या है कि कंपनी के पास एक तरीके से कितना कैश अवेलेबल है। तो अगर कंपनी के पास जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है या जो कैश फ्लो है, अच्छा कैश अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या प्रिफर करना चाहिए,
डेट फाइनेंस कर सकती है। सी, डेट फाइनेंस कंपनी क्यों प्रेफर कर सकती है? बिकॉज जो डेट फाइनेंसिंग होती है ना, अगर कंपनी डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो कंपनी को फायदा क्या होता है कि टैक्स, वो आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस मतलब जो भी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, राइट? तो उसमें से जैसे कि यहाँ पे आपका है ईडीआईटी, दिस इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो जो बचा हुआ अमाउंट आता है, सपोज ये अगर 1 लाख है और इसमें से सपोज जो आपका इंटरेस्ट है वो 20,000 का है, तो 80,000 रुपया आपका टैक्स लगेगा रेदर देन 1 लाख रुपीज, ठीक है? तो कम टैक्स लगेगा, ठीक है? तो दिस इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो यहाँ पे कंपनी की अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कंपनी के पास अच्छा कैश है, तो कंपनी डेट को प्रीफर कर सकती है। तो वो इजीली अपना इंटरेस्ट भी पे कर देगी, टाइमली अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे कर देगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगी और फायदा भी देगा, बिकॉज इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। सो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को डेट फाइनेंस प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज अगर जो कैश फ्लो है वो इतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें इक्विटी शेयर्स के थ्रू अपनी कैपिटल रेज करनी चाहिए, बिकॉज दे आर लेस रिस्की, उनमें रिस्क कम इन्वॉल्व है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम ही एक तरीके से कि जो आपने भी बिजनेस रिस्क पढ़ा था कि ऐसे चार्जेस जो कि फिक्स्ड है, ऑपरेशन बिजनेस एक्टिविटी करते वक्त ऐसे चार्जेस जो कि फिक्स्ड है कंपनी को देने ही देने, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, तो ये क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी को डेट फाइनेंसिंग कम प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज उन्हें और प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो बोरोड फंड्स होते हैं वो भी एक तरीके से फिक्स चार्जेस है ना, कि देना ही देना है, उनके पास ऑलरेडी फिक्स चार्जेस बहुत है और उन्हें अगर एक और फिक्स चार्जेस उन पे एक तरीके से बर्डन की तरह ट्रीट करेगा। तो सिंपली कहता है अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, लेस डेट को प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज अगर मॉडरेट है या फिर लो है तो उन्हें बोरोड फंड्स को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन मीन्स कंपनी पे, एज वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी को, तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल एक तरीके से बढ़े, डिस्पर्स हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करनी चाहिए रेदर देन इक्विटी फाइनेंसिंग, बिकॉज इक्विटी अगर वो इश्यू कर रहे हैं तो उतने ओनर्स कंपनी में और बढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो उनकी जो कंट्रोल कंसिडरेशन है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से वो भी बढ़ रहा है, ठीक है? ज्यादा लोगों का कंट्रोल रहेगा कंपनी पे। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये नहीं चाहते कि उनका कंट्रोल मतलब ज्यादा लोगों के पास जाए, तो ऐसी सिचुएशन में डेट को प्रेफर करें रेदर देन इक्विटी शेयर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहां पे आपके मेनली जो शेयर्स है, जो भी सिक्योरिटीज है, वो बाय एंड सेल की जाती है, ठीक है? जहां पे वो डील करी जाती है। तो ऐसी से अगर कैपिटल मार्केट में मेनली 2 सिचुएशन होती है, जैसे बूम और डिप्रेशन। बूम मीन्स कि मार्केट बहुत हाई चल रहा है, मतलब यहाँ पे इस जब मार्केट हाई चल रहा है तो इट मीन्स जो भी सिक्योरिटीज है, जो मेनली शेयर्स है, उनके प्राइस क्या है, हाई चल रहा है, उनका मार्केट प्राइस हाई चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को क्या प्रिफर करने चाहिए, इक्विटी कैपिटल के थ्रू फंड्स रेज करना चाहिए, बिकॉज जो लोग होंगे वो अपना पैसा शेयर्स में लगाएंगे, बिकॉज मार्केट अप चल रहा है, ठीक है, बूम के टाइम पे। ऑन द अदर हैंड अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, सारे शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है वो ऑलरेडी कम है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी शेयर्स तो परचेज नहीं करेगा, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने फंड्स रेज करने चाहिए डिबेंचर्स के थ्रू या फिर डेट के थ्रू, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंपली सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रिटर्न देना पड़ रहा है कंपनी को, ठीक है, दैट इज ROI। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, जैसे ऑब्वियसली से किसी ने कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, रिटर्न देगी उसे, दैट इज व्हाट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये देखना कंपनी ने कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रही है कंपनी, ठीक है? जैसे कि जो भी अगर सपोज शेयर्स है,
ठीक है। तो यहाँ पे ROI से आप कंपेयर कर सकते हो कि जो भी इक्विटी कैपिटल लगी है उस पर कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का जा रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज किसी कंपनी को जो अर्निंग्स हो रही है टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले, राइट, वो कितनी हो रही है, 2 लाख रुपए की, और टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करा है 10 लाख रुपए का। सो यहां पे ROI कैसे कैलकुलेट होगी, दिस इज 20%। तो यहाँ पे ROI कितनी है, 20%, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कंपनी अगर इंटरेस्ट जो भी डेट अगर डेट के थ्रू फंड्स रेज करती तो उस पे सपोज उसे इंटरेस्ट देना पड़ता 10%, इंटरेस्ट रेट होती 10% ऑन डेट। तो यहाँ पे कंपनी क्या प्रेफर करती, ऑब्वियसली डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करती, बिकॉज जो उन्हें इंटरेस्ट रेट देनी पड़ रही है वो तो 10% है। और अगर सपोज वो कैपिटल रेज करती शेयर्स के थ्रू तो जो उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जाता वो होता 20%। तो जो भी लेस है उसको प्रेफर करेगी ना कंपनी, बिकॉज कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी कि उसको किसमें बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करेगी इफ मोर ROI, राइट, इफ मोर ROI देन इंटरेस्ट रेट देन कंपनी विल प्रेफर डेट फाइनेंसिंग, और अगर ROI कम है देन द इंटरेस्ट रेट देन कंपनी विल प्रेफर इक्विटी, राइट। सो दिस इज द 8th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज टैक्स रेट, कि सिंपली है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो कंपनी को डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करनी चाहिए। व्हाई, बिकॉज अगर हाई टैक्स रेट है तो EBIT में से टैक्स आपका इंटरेस्ट माइनस होगा, उसके बाद बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज ये 30% देना पड़ रहा है बचे हुए अमाउंट पे, ठीक है। तो सपोज अगर EBIT आपका सेम 1 लाख था और 20,000 आपका इंटरेस्ट चला गया तो आपको 80,000 पे 30% सपोज देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज इंटरेस्ट नहीं होता तो आपको 1 लाख पे टैक्स देना पड़ता सेम रेट से, सो दैट विल बी मोर देन, ठीक है, वो ज्यादा आता। तो सिंपली यहाँ पे कंपनी कहती है अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी को डेट फाइनेंसिंग प्रेफर करना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस होके बचे हुए कम अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़े। और अगर टैक्स रेट ऑलरेडी कम है तो कंपनी क्या कर सकती है, डेट को प्रेफर ना करके डायरेक्ट इक्विटी से कैपिटल रेज कर ले, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजंस। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।